हेलो दोस्तों, मेरे सभी भाइयों का एक बार फिर से एआर ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैथ का सेशन आपका कंटिन्यू है और आगे के पोर्शन में हम चेंजेस भी करेंगे। फिलहाल जो नंबर सिस्टम की सीटें हमने टेलीग्राम पे अपलोड किए, उन सीटों पे अपन सॉल्यूशन फोकस कर रहे थे। साथ साथ मैंने विचार ये किया है कि जैसे मैंने बताया था कि ओनली प्रैक्टिस सेशन अपन चालू करेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन के ऑप्शन में मैं टॉपिक में जो महत्वपूर्ण टाइप होता है, इंपॉर्टेंट जो टाइप होता है, उन टाइप को बिल्कुल जीरो से लेके हाई तक अपन पढ़ाने के कॉन्सेप्ट में आगे की वीडियो रखेंगे। तो जैसे कोई भी टॉपिक होता है, परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज के टॉपिक में मान लीजिए चुनाव पर आधारित क्वेश्चन या कमीशन पर आधारित क्वेश्चन है, तो ऐसे स्पेशल जो टॉपिक या टाइप जो होता है, उन टाइप पे हम बेसिक से लेके मेंस लेवल तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों का एक वीडियो सेशन अपन चालू करेंगे नंबर सिस्टम के सीटों के बाद। फिलहाल देखिएगा, आज के सेशन में आप बेसिकली नंबर सिस्टम की सीट नंबर 05 का बाकी जो बचे क्वेश्चन है 17 से लेकर 25 तक के सॉल्यूशन अपन डिस्कशन करेंगे और ये हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 13 है। दोस्तों, जैसे रेगुलरिटी का जो ऑप्शन है उसको आप बिल्कुल बनाए रखिएगा और एक एक चीज को आप फोकस कीजिएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट जो है उनका बिल्कुल रूटीन नहीं हो पाता है और बेसिकली क्वेश्चनों को थोड़ा टफ समझ पाते हैं या फिर उनमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं पाते। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये चीज बोली है कि आप वो क्वेश्चन पढ़ेगा जो आपको नहीं आते, और ऐसे क्वेश्चन के लिए स्पेशली हमने जो प्रोसेस चालू किया है वो इसी क्वेश्चन के लिए या इन्हीं टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीट का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो सीट नंबर 05 थी, हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि हमने एपीजीपी, एचपी या फिर जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चनों का एक सीट नंबर 05 हमने अपलोड किया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक अनुक्रम का पांचवा पद क्या होगा यदि tn+2 बराबर tn+tn+1 तथा t1 बराबर 1 है, t2 बराबर 2 है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के पोर्शन में एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है tn+2 बराबर है tn+tn+1 के फॉर्मेट में। यानी कि ये एक फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स का पोर्शन आप देख पा रहे हैं कि tn+2 बराबर है tn+tn+1। कुछ और बातें जो दे रखी है वो क्या है कि आपने क्वेश्चन में दिया कि इस सीरीज का पहला जो पद है, यानी कि आपने बताया कि t1 जो है, t1 बराबर 1 है और t2 बराबर क्या है, 2 है, और आपसे ये पूछ रहा है कि t5 पांचवा पद क्या होगा, यानी कि t का मतलब टर्म हो गया। तो tn+2 एक इक्वेशन दे रखी है और उसके बाद t1 का मान दे रखा है, t2 का मान दे रखा है और आपसे t5 का मान पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में देखिए सोल्व करने का क्या इसी तरीका हो सकता है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे t1 और t2 का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले t3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं t3 का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो t3 का वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, लेकिन ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये कहती है कि कोई भी क्वेश्चन में tn+2 के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है, tn+2 के फॉर्मेट में अगर वो पद है तो उसको सोल्व करने का तरीका tn+tn+1 है। तो दोस्तों यहाँ पे n+2 है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 3 होगा इस 3 को n+2 में तोड़ेंगे। जब आप इसको n+2 में तोड़ेंगे तो ये 1+2 का फॉर्मेट बनाएगा। अब 1+2 के फॉर्मेट में अगर आप देख पाएंगे, जैसे t3 को मैं t1+2 कह सकता हूं, तो 1+2 का मतलब आप ही कह सकते हैं कि यहाँ पे n का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब आप देखिएगा, हमें अगर ये पता चल गया कि n का मान अगर 1 है तो जो भी n का मान होगा उसको आगे पुटअप करेंगे, तो ये tn+tn+1 में अगर हम पुटअप करते हैं तो ये t1 हो जाएगा और ये tn+1 का मतलब है 1+1 2 हो जाएगा। यानी कि हम t3 को ब्रेक कर सकते हैं। अगर t3 को मैं tn+2 के फॉर्मेट में लिखूं तो ये t1+2 होगा और 1+2 का मतलब है n का मान 1 होगा, तो ये t1+t2 होगा। अब आप देख पा रहे हैं t1+t2 का मतलब है t1 का मान कितना है, 1 है, और t2 का मान कितना है, 2 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि t3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा। कई स्टूडेंट यहाँ पे जल्दीबाजी में बाय चांस रिस्क ले लेते हैं कि यार t1 1 हो रहा है, t2 2 हो रहा है, t3 3 हो रहा है, तो शायद t5 क्या होगा, 5 होगा। लेकिन ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए, आपके पास ऑथेंटिक तरीका होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत इजी अब हो चुका है, यानी ये पोर्शन अगर आपको समझ में आ चुका है तो आगे के पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बेसिकली नेक्स्ट पोर्शन में क्या होगा, जैसे हमने t3 सोल्व किया वैसे हम t4 सोल्व कर लेंगे।
तो यहाँ से अगर हम T4 का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो हम T4 को भी Tn+2 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। तो अब की बार यहाँ पे T2+2 का फॉर्मेट होगा, और अगर 2+2 का फॉर्मेट बनेगा, जैसे n+2 है तो 2+2 है, इसका मतलब n का मान कितना होगा, 2 होगा। और अब की बार अगर n का मान 2 होगा तो Tn+T n+1 में n की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पे पोजीशन बनेगा Tn का मतलब है T2 प्लस n+1 का मतलब है 2 + 1 3 होगा, तो यहाँ पे T3 होगा। इसका मतलब है कि T4 जो है वो बराबर होगा T2 + T3 के, और T2 का जो वैल्यू है वो 2 है और T3 का जो वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब है कि T4 का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। बस आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो अगले क्वेश्चन में आप देखिएगा, फाइनली मुझे T5 का मान पूछा गया है, तो मैं T5 अगर कैलकुलेट करूंगा तो T5 के लिए वही n+2 में तोड़ेंगे, तो ये T3+2 होगा, और 3+2 के फॉर्मेट में n+2 है तो n का मान कितना होगा, 3 होगा। अब की बार n का मान 3 होगा। अगर n का मान 3 है तो बेसिकली फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन, Tn+Tn+1 में आप n का मान 3 रखेंगे तो ये क्या होगा, T3+T4 हो जाएगा, क्योंकि n+1 है तो T3+T4 होगा। अब T3+T4 में आप देख पा रहे हैं T3 का वैल्यू कितना है, 3 है, और T4 का वैल्यू 5 है। इसका मतलब है T5 का जो वैल्यू होगा वो 3 + 5 टोटल मिला के 8 हो जाएगा, और T5 इस क्वेश्चन का 8 आंसर हो पाएगा। तो बहुत स्पेशल और अच्छा क्वेश्चन है। काफी लोगों के प्रॉब्लम रहता है क्वेश्चन की इसको कैसे अपन हैंडल कर पाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप देखिए आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा, वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सिंपल और इजी टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फेस करते हैं। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो हाल ही CQSI 2019 का जो पेपर लगा था उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में एक सीरीज बन रही है। क्वेश्चन में एक सीरीज है कि मतलब 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब डॉट 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 30 का क्यूब है। यहाँ पे कह सकते हैं कि 14 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं के घनों का योगफल करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पहले 14 का क्यूब, 16 का क्यूब और लास्ट में यहाँ पे 30 का क्यूब है। देखिए सम संख्याओं के घनों का योगफल करना बहुत स्पेशल है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि आप जानते हैं सारी की सारी संख्याएं सम है। सीरीज में जो संख्या दी गई है वो सम है, तो हर एक संख्या में 2 का फैक्टर होगा, तो हम 2 के फैक्टर को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए आराम से इस बात को समझेगा। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, 14 के फैक्टर कर सकता हूँ 2 × 7, लेकिन ऊपर पावर कितनी है, 3 है। ऐसे 16 के फैक्टर होंगे 2 × 8, ऐसे 30 के फैक्टर होंगे 2 × 15। अब मैं यहाँ से अगर 2 को कॉमन लूंगा तो आप जानते हैं ये जो ऊपर वाला क्यूब पावर जो लग रहा है वो 2 के ऊपर भी पावर है, वो 3 7 के ऊपर भी पावर है। यानी आप समझ सकते हैं जैसे कि मैं 16 के फैक्टर अगर करूंगा तो ये 2 × 8 का क्यूब होगा, और ऐसे 30 के अगर मैं क्यूब करूंगा या टुकड़े फैक्टर करूंगा तो ये 2 × 15 का क्यूब होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सीरीज में जितने भी संख्या दी है हर एक संख्या में 2 का क्यूब कॉमन आएगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो 2 का क्यूब कॉमन लेने के बाद 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, लास्ट में यहाँ पे 15 का क्यूब होगा। अब मुझे क्या करना है कि 7 से लेकर 15 तक की प्राकृत के घनों का योगफल निकालना है। देखिए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना एग्जाम में। अब अगर आप कोष्टक के अंदर जो सीरीज है उसका अगर योगफल निकालना चाहते हैं तो प्राकृत के घनों के योगफल का फॉर्मूला होता है, यानी इसका एक फॉर्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1/2 का होल स्क्वायर से इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये फॉर्मूला उसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है जिसमें स्टार्टिंग क्या होता है, 1 से होता है, यानी प्राकृत संख्याओं की घनों के योगफल के लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला वहीं पे यूज हो पाएगा जहां पे स्टार्टिंग 1 से होता है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अगर आप 7 से लेकर 15 तक की प्राकृत संख्याओं की घनों का योगफल करना चाहते हैं तो इस सीरीज को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। यानी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और लास्ट यहाँ पे 15 का क्यूब, और सेकेंड पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब और डॉट 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 लास्ट यहाँ पे 15 का क्यूब। ओके, एक 15 का क्यूब तक हो जाएगा, और दूसरा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 लास्ट यहाँ पे रहेगा 6 का क्यूब तक। ओके, तो ये जो प्राकृत के घनों का योगफल अपन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला उसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है जहां पे सीरीज स्टार्टिंग 1 से होती है। यानी इस फॉर्मूले से आप
1 से 15 तक का क्यूब निकाल सकते हैं और 1 से 6 तक का क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन आप तरीका समझ सकते हैं। अगर मुझे 7 से 15 तक की संख्याओं का क्यूब का योगफल चाहिए तो आप एक काम कीजिएगा, 1 से 15 तक की संख्याओं का गणों का योगफल निकाल लेते हैं और उसके बाद 1 से 6 तक की संख्याओं की गणों का योगफल निकाल लेते हैं। अगर आप 1 से 15 तक की संख्याओं की योगफल में 1 से 6 तक की संख्याओं का योगफल अगर आप लेस कर देंगे तो बाकी जो योगफल बचेगा वो 7 से लेकर 15 तक का योगफल बचेगा। तो अगर मैं 1 से 15 तक का योगफल इस फॉर्मूले से निकालूंगा तो n का मान कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पे 15 इंटू 16/2 का स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पे n का मान 15 है। अगर इसको मैं कंप्लीट सोल्व कर लेता हूँ एक बार, तो 2 का भाग दिया 8 हो गया, 15 × 120 और 120 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 14400 हो जाएगा। ऐसा आप 1 से 6 तक की संख्याओं की गणों का योगफल निकालेंगे तो इसमें n का मान 6 होगा। इस फॉर्मूले में अगर मान रखेंगे तो 6 इंटू 7/2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 2 का भाग दिया 3, 7 21 और 21 का स्क्वायर 441 होगा। अब दोस्तों 14400 में से अगर आप 441 लेस करेंगे तो ये बचेगा 13959। अब 13959 जो बच गया वो 7 से लेके 15 तक की संख्याओं के गणों का योगफल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 13959 जो होगा वो इस कोष्टक के अंदर जो सीरीज यहाँ पे लिखी है इसका आंसर होगा। तो बाहर क्या था, 2 का क्यूब यानी 8 था, तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 13959 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, उसके बाद देखिए शेष पर 7 बचेगा, 8 5 40, 7 47 हो गया, 8 9 72 और 4 76। उसके बाद 7 शेष पर 8 24 और 7 31 और 8 और 3 11, तो 111 और 672 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। तो जैसा आप ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मैच कर सकते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो बेसिकली देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी बने नहीं और इन सारे 2019 और 20 में जो एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन बन रहे हैं उन टाइप के क्वेश्चन से एक बात आप फील कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग पहले स्टार्टिंग कर सकते थे nn+1/2 का एक फॉर्मूला मैंने याद कर लिया, बेसिकली क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैं ये समझ सकता हूं क्वेश्चन को देख के कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पहले एग्जाम में बने थे, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढ रहा है जहां पे पहुंचना स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है या फिर पहली बार जो स्टार्टिंग करता है उसे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फेस नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। बट फिर भी देखिए एसएससी की एग्जाम जो होती है उसमें टाइमिंग की बहुत कमी होती है और ऐसे क्वेश्चन को मात्र 5-10 सेकंड में अपन क्लियर करें तो बेटर होगा। तो एक सीरीज दे रखा है क्वेश्चन में कि n बराबर 1 + 11 + 1 1 1, उसके बाद कंटिन्यू लास्ट में एक संख्या चल रही है और आपसे पूछ रहा है कि जो n का आंसर होगा उस n के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी फ्रैक्शन की जो सीट नंबर 3 था उसमें डिस्कशन हुआ था। अगर मैं n का मान कैलकुलेट करूंगा तो बेसिकली मुझे इन सारी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और आप देख पा रहे हैं पहली संख्या में एक बार 1 है, दूसरी संख्या में 1 वाला 2 बार है, अगली में 3 बार है। तो अगर मैं देख लूं एक बार के लिए कि आखिरी वाली जो संख्या है उस आखिरी वाली संख्या में अगर 1 वाला अंक टोटल 3 3 6 और 3 9 बार है, अगर आखिरी वाली संख्या में 1 वाला अंक अगर 9 बार है और पहली वाली संख्या में 1 वाला अंक 1 बार, अगली में 2 बार, अगली में 3 बार और आखिरी वाली संख्या में अगर 9 बार है, तो मैं समझ सकता हूं कि इस पूरी सीरीज जो होगी उस सीरीज में टोटल संख्या भी 9 होगी। अब इन सभी 9 संख्याओं जो योगफल होगा वो n का मान होगा। तो अगर मैं इन सभी 9 संख्याओं का योगफल करूंगा तो योगफल करने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा जुड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी 9 संख्याओं को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 संख्याओं में जो पहला वाला अंक 1 होगा वो डेफिनेट कितनी बार होगा, 9 बार होगा और 1 को 9 बार जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन अगले वाला जो अंक होगा 1, वो एक बार कम रहेगा क्योंकि पहली संख्या में दहाई का अंक है नहीं। मतलब सीधा कॉन्सेप्ट होगा कि पहले वाला अंक 9 बार होगा, अगला 8 बार, अगला 7 बार, तो कुल मिला के 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बनेगा और ये इस सारी 9 संख्याओं का योगफल होगा। अब जो ये n का मान होगा, इस n के मान में आपसे पूछा है कि n के अंकों का योगफल क्या होगा, तो अब मुझे इसके अंकों का योगफल और करना पड़ेगा। ये n का रिजल्ट हो गया, तो जब मैं अंकों का योगफल करता हूं तो 1 और 2 3 3 6 4 10 15 और 6 21 और 7 28 और 8 26 28 और 8 36 36 और 9 बेसिकली 45 होगा। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो n का वैल्यू 45 होगा। ओके दोस्तों, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आसान से आप बिल्कुल इजीली 2 4 5 सेकंड में क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप छोटा सा देखिए, बेसिकली समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक छोटी सी बात क्लियर करते हैं कि 1 to 1 यानी 121 आ गया, फिर 1 2 3 2 1 और लास्ट में भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज टाइप
इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट इस क्वेश्चन में देखिए कॉन्सेप्ट है क्या, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहें तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझना है कि एग्जांपल पॉइंट क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली 1 to 1 आता है। इसी प्रकार अगर हम 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 2 1 आता है। ऐसा आप समझिएगा, अगर 1111 को आप 1111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 2 3 4 और उसके बाद 3 2 1 आता है। तो मतलब स्टेप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कशन हुआ है। अगर 11 को 11 से गुणा करेंगे या फिर आप कह सकते हैं एक वाला अंक अगर दो बार है तो गिनती 2 तक जाएगी, यानी 1 2 और वापस 1 आएगा। तो एक तरह से सीक्वेंस चलेगा 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि इसमें अगर एक वाला अंक 4 बार है तो 4 बार वाले अंक वाली संख्या को 4 बार अंक वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये काउंटिंग चलेगा एक तरह से 1 2 3 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन को देख के मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, जैसे n का जो वैल्यू होगा उस n के वैल्यू में सबसे पहले अंडर रूट 1 का जो मान होगा वो 1 होगा। आप जानते हैं 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 121 का अंडर रूट करेंगे तो 11 आएगा। अब अगले में देखिएगा 1 2 3 2 1 है, तो 1 2 3 2 1 तभी आ सकता है जब ये 111 into 111 होगा। और अगर ये 111 into 111 का आंसर है, इसका मतलब ये 111 का स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 111 आएगा। आखिरी वाले में आप देख सकते हैं 1 से गिनती कहां तक जा रही है, 6 तक, तो तभी हो सकता है जब ये एक वाला अंक 6 बार हो। इसका मतलब आखिरी वाले का जो आंसर होगा उसमें एक वाला अंक 6 बार होगा। ओके दोस्तों, अब मैं अगर इसको जोड़ूंगा तो बेसिकली देखिए इसके एडिशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो एक सेम क्वेश्चन बनेगा, यानी पहली संख्या में एक वाला अंक एक बार है और आखिरी संख्या में एक वाला अंक 6 बार है, मतलब ये टोटल 6 संख्या है। और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो पहले वाला जो अंक इकाई का अंक 1 होगा वो 6 बार होगा, तो उसको जोड़ने पे 6, अगले वाला अंक 5 ही बार होगा तो 5 4 3 2 1 होगा। इसका n का जो वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 5 होगा। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ रहा है कि n के अंकों का योगफल क्या होगा, तो n अगर एक नंबर आ गया, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो n के अंकों का योगफल निकालने के लिए आप इसके अंकों का योगफल करेंगे तो 1 और 2 3 6 के बाद 4 14 5 19 और 6 25। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 और 2 3 3 और 3 6 और 4 10 और 15 और 6 21 होगा। तो टोटल जो n का वैल्यू होगा या n के अंकों का योगफल जो होगा वो 21 होगा, तो 21 इसका आंसर बन पाएगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए एक दो बार रिपीट करके आप मेमोरी में बिल्कुल कैच भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा n का जो वैल्यू था, सीरीज चल रही थी अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 2 1 अंडर रूट 1 2 3 2 1 ऐसे कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद इसके आंसर को निकालने के बाद आप देख सकते हैं आंसर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी फाइनली 1 2 3 4 5 6 है तो आप डायरेक्ट भी कैच कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 है तो इसका आंसर भी 1 2 3 4 5 6 होगा। कल को मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बाद अगर 7 भी होता है, इसका आंसर भी 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो ऐसा आप टाइमिंग बचाने के लिए बिल्कुल मेमोरी में कैच कर सकते हो। सारी स्टडी यहाँ पे बेसिक स्टडी करने के बाद एग्जाम के दिन आप देखिए ओनली मात्र 2 या 3 सेकंड के प्रोसेस में क्वेश्चन अटैक कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीजीएल मेंस एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिएगा आपको सीरीज दे रखी है, मतलब ये जो p है, p जो है वो इक्वल है 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर लास्ट में 94 का स्क्वायर, और q जो है वो इक्वल है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर डॉट 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 81 स्क्वायर। और फाइनली आपसे ये पूछ रहा है कि p माइनस q का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों समझिएगा कि अगर हमें p माइनस q का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जैसे ये p माइनस q हो गया, तो जब हम p माइनस q करेंगे तो बेसिकली 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हम सीरीज को सेट करते हैं। p वाले सीरीज के पदों में से q वाले सीरीज के पदों को घटाना है, तो p वाले सीरीज का जो पद है वो 2 का स्क्वायर है और उधर 1 का स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे लास्ट में 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। जैसे अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि सीरीज में आप देख सकते हैं एक एक अंतर का ग्रुप बनेगा, यानी कि 2 1 6 5 10 9 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 14 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आगे 13 का स्क्वायर होगा, लेकिन कंप्लीट सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा क्या है, यहाँ पे जो p की सीरीज है उस p की सीरीज में यहाँ पे 94 है और यहाँ पे 81 का स्क्वायर है। तो इस बात को आप समझेगा कि 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 14 स्क्वायर और उधर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप देखिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आखिरी में अगर 81 का स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज बनेगा उस सीरीज में 80 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर बनेगा। ओके,
तो बेसिकली 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, उसके बाद 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और ऐसे अगर कंटिन्यू चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर बनेगा। मैं पहली वाली सीरीज में और अगली वाली सीरीज में जो भी ग्रुप बन रहे हैं उन सब में एक एक का अंतर होगा। तो यहाँ पे 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने p माइनस क्यू अगर कैलकुलेट कर लिया, तो p माइनस क्यू कैलकुलेट करने के बाद p जो सीरीज है उस p सीरीज में लास्ट में क्या है 94 का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर इस सीरीज में हमने 82 का स्क्वायर अगर लिख दिया, तो आप समझ सकते हैं 82 के स्क्वायर के बाद 86 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर जो होगा, यानी ये 3 पद जो होंगे वो 3 पद पहले वाली सीरीज में एक्स्ट्रा पद है, ना कि दूसरी वाली सीरीज के प्रोसेस में। तो एक तरह से एक सीरीज इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा कि मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ऐसे कंटिन्यू 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, और आगे फिर 82 के बाद 86, 90 और 94 3 संख्या एक्स्ट्रा बचेगी। चलिए इनको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हम बीजगणित का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी आप समझते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मेट में अगर यहाँ पे यूज करूंगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये 1 इंटू 3 होगा। ऐसे इसको सोल्व करूंगा तो ये 1 इंटू 11 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 19 होगा, और ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ऐसे कंटिन्यू लास्ट में यहाँ पे ये 1 इंटू 82 और 81 अगर जुड़ेगा तो 163 होगा, और उसके बाद आगे यानी ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 पद दिए गए थे उनका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 86 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, फिर से एक सिंपल पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 गुना 3 का मतलब ये 3 हो गया। पहला पद 3 है, अगला पद 11 है, अगला पद 19 है, और ऐसे इस सीरीज का आखिरी पद यहाँ पे 163 होगा। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट आगे 3 संख्या जो हमने लिखी है 86, 90 और 94 का स्क्वायर करेंगे। तो जब आप 86 का स्क्वायर करेंगे तो 73, 96, 86 का स्क्वायर यहाँ पे 73, 96 होगा, आगे 90 का स्क्वायर 81 होगा, और 94 का स्क्वायर जो होगा वो 88, 36 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3, 11, 19 और लास्ट में 163 है, तो ये एक सीरीज बन रही है। मुझे सीरीज के सभी पदों का योगफल करना है, तो मुझे दिख पा रहा है इन सभी पदों में जो अंतर है वो कितने का है, 8, 8 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब है कि 3, 11, 19 और लास्ट में 163 जो है उन सभी में अगर 8, 8 का डिफरेंस है, तो ये सीरीज क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। अब एपी में अगर आप इन पदों का, सीरीज के सभी पदों का, एपी के सभी पदों का अगर आप योगफल करना चाहते हैं, तो या तो आप n/2 कोष्टक 2a + n-1 * d लगा सकते हैं, या फिर आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं कि पदों की संख्या n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप इसका योगफल निकाल सकते हैं, पदों की संख्या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। लेकिन इसके देखिए प्रथम 3 है और अंतिम 163 है, लेकिन आपको n यानी पदों की संख्या निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, पदों की संख्या निकालने का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं जैसे n का मान कितना होगा, तो उसका तरीका होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d + 1 का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं आप वो वाला सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कि n/2 कोष्टक 2a + n - d का फॉर्मेट हो जाएगा। तो चलिए उस वाले तरीके से अगर आप करना चाहें तो बेसिकली सबसे पहले देखिए n/2 में भी आपको n का कॉन्सेप्ट या n का कॉन्सेप्ट तो देखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट आपका सही रहेगा कि n पदों की संख्या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, और सबसे पहले पदों की संख्या n अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d + 1 का फॉर्मेट रहेगा। अब n का मान निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d + 1, यानी इस पूरी एपी के सीरीज में टोटल पद कितने हैं, तो उसके लिए लास्ट वाले में से फर्स्ट लेस करेंगे तो लास्ट कितना है 163 है, और फर्स्ट 3 है लेस करेंगे तो 160 है, और 160 में जो कॉमन डिफरेंस है 8 का भाग देंगे और 1 ऐड करेंगे तो टोटल मिला के 21 पद होंगे। अब इस सीरीज में अगर टोटल 21 पद है तो योगफल के लिए आप इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले आप पदों की संख्या 21 फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ेंगे तो 166 बटा 2 होगा, और 2 का जब आप बाहर देंगे 83, तो उसके बाद 83 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 63, 6 बचेगा, और उसके बाद 21 को 8 से गुणा करेंगे तो 168 होगा, 168 और 6 174 होगा। ओके दोस्तों, तो सीरीज का जो था यानी कोष्टक के अंदर जो सीरीज बनी थी उसका जो टोटल सम होगा वो तो 1743 हो जाएगा, और 1743 के आगे बाकी बचे 3 संख्या 33, 96 प्लस 8100 प्लस 88, 36 का जब आप योगफल करेंगे तो योगफल जो आएगा वो 270, 75।
ओके, ऑप्शन एक बार देखिएगा, बी ऑप्शन के हिसाब से आंसर बन पाएगा, यानी कि 260 इसका आंसर हो जाएगा। एडिशन आप देख लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 260 और 75 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद पहले भी डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो क्या है कि पी का जो मान है वो 96/95 into 97, क्यू का जो मान है वो 97/96 into 98 और आर का मान जो है वो 1/97 और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, यानी कि कंपैरिजन कर रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन पा रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक डिस्कशन किया था कि यहाँ पे अगर मैं बेसिक्स माइंड यूज करूंगा तो एसएससी के अनुसार एक तरह से टाइम बचने का चांसेस नहीं हो पाएगा, या फिर हम क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट कर बैठेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी हमें एक बात पता है कि हमें किसी वैल्यू का एग्जैक्ट आंसर पता करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है वो एक फिक्स सीक्वेंस में संख्या है, जैसे 95, 96, 97, फिर 96, 97, 98, फिर 1/97। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों में इन बड़ी जो संख्या दी गई है, यानी टिपिकल जो नंबर्स दिए गए हैं, टिपिकल नंबर्स के स्थान पे आप कोई इजी नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जैसे पी का जो वैल्यू है उसके लिए हम 95, 96, 97 को 1, 2 और 3 कह लेते हैं। अब अगले में ध्यान दीजिएगा, अगर 97 था तो 97 की जगह यहाँ पे 3 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 96 को हम 2 मान रहे हैं और 97 को 3 मान रहे हैं, और यहाँ पे 4 बनेगा। और ऐसे आर का जो वैल्यू होगा वो 1/97 का मतलब है कि 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो पी का जो वैल्यू होगा वो पी का वैल्यू 2/3 होगा, और ऐसे क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्यू का वैल्यू 3/8 होगा, और आर का जो वैल्यू होगा वो 1/3 होगा। तो दोस्तों अगर मैं पी और क्यू के बीच कंपैरिजन करता हूं तो 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, इसका मतलब है कि पी जो है वो क्यू से बड़ा है। जब ऑप्शन पे हम चलते हैं अगर पी क्यू से बड़ा है तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, या फिर पी जो है वो क्यू से बड़ा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी क्यू से छोटा है, मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर मैं क्यू और आर का कंपैरिजन करता हूं तो देखिएगा 3 तिया 9, 8 1 8 है, इसका मतलब है कि क्यू जो है वो आर से भी बड़ा है, और अगर क्यू आर से बड़ा है तो इन दोनों ऑप्शन में क्यू आर से अगर बड़ा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्यू आर से बड़ा है, और यहाँ पे क्यू जो है वो आर से छोटा पोर्शन बन पा रहा है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा और ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन पाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसके आगे से में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इजी सा है। सबसे पहले m दे रखे है, एक n की सीरीज दे रखी है, m है 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। तो यहाँ पे m की जगह अगर वैल्यू रखूंगा तो 0.1, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होगा, और 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 होगा। चलिए एडिशन अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो 1011 और 0.0 होगा, ये m का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे n का वैल्यू भी दिया गया है, n का जो वैल्यू है वो 0.3 है, 0.03 का स्क्वायर जो करूंगा मैं यहाँ पे वो 0.003 होगा, और लास्ट में 0.003 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो 0.00003 होगा। इसका भी अगर मैं एडिशन कर लेता हूं तो 303 और 0 पॉइंट होगा, ये m का मान हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि m और m का मान कितना होगा, यानी m प्लस n अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखिएगा जैसे इसमें 4 अंक है तो यहाँ भी 4 अंक है, इसका मतलब है 30 रहेगा, उसके बाद 1 और 3 जुड़ेगा 4 होगा, उसके बाद 0 में 0 जुड़ेगा, उसके बाद 1 और 1, उसके बाद 4, यानी कुल मिला के जो आंसर होगा वो 0.410403 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा, ये एग्जैक्ट राइट आंसर हो पाएगा। ओके आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके दोस्तों ये 25 क्वेश्चन है, यानी कि बीच में 24 क्वेश्चंस लेस हुआ है, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो पाई तो वो एक एग्जैक्ट सही तरीके से क्वेश्चन बन नहीं पाया, इसलिए हमने इसको लीव किया है। चलिए तो बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। तो 25 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि a बराबर 1 - 10 प्लस 3 - 12 प्लस 5 - 14 प्लस 7 ... 60 पद है, यानी सीरीज में टोटल 60 पद है। आपसे पूछ रहा है कि 60 पदों तक का जो योगफल जिसको आप डिनोट a से कर रहे हैं तो इस a का मान कितना होगा। देखिए मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे एक तो आप प्लस वाली संख्याओं की एक सीरीज बना सकते हैं, माइनस वाली संख्याओं की एक सीरीज बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट लॉजिक इस क्वेश्चन का बता देता हूं।
लॉजिकली तरीके से अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि इन दो पदों का जो पेयर बन रहा है उन दोनों का अंतर माइनस का 9। ऐसे ही अगले दो पदों के पेयर का भी अंतर क्या है, माइनस का 9 है, और अगले दो पदों के पेयर का अंतर भी क्या होगा, माइनस 9 होगा। तो हम एक बात क्लियर कह सकते हैं कि प्रत्येक दो पदों का जो अंतर होगा वो माइनस 9 बनता जाएगा। अब आप ये बात जानते हैं कि पूरी सीरीज में टोटल कितने हैं, 60 पद है। तो ये जो -9 आएगा वो कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा। अब हम -9 को अगर 30 बार ऐड करेंगे तो ये माइनस का 270 बनेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। ओके चले, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, कंटिन्यू आप बने रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम भी एक अच्छे लेवल पे बन पाए और आगे जाके एक भरपूर अच्छी खासी मेहनत कर पाए। यानी कि एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के बजाय अपन एक सेपरेट पॉइंट के बजाय अपन एक कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से जुड़ना चाहे आपके साथ, उसके लिए बिल्कुल आपकी हेल्प बहुत आवश्यक होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।